हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से आपको कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। रेगुलर से मतलब है कि वीकली टेस्ट रहेगा प्री होने तक। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ाएंगे क्लास में, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके ऊपर वीकली टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, ताकि आप जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, वो आप समझ पाए। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। लाइक आपके 2-3 दिन के गैप में आंसर राइटिंग करवाई जाएंगी फॉर मेंस। वंस ये क्लियर हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर होने वाला है, जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। 1-on-1 मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। प्लस रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि हाल ही में बिहार में कंडक्ट करवाया गया। प्री असेंबली पोल, जो असेंबली पोल था उसके आपके पहले ये जो एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको कंडक्ट करवाया गया। तो अभी ये आपका प्लान है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो पूरे देश में कंडक्ट करवाया जाएगा, ताकि जो वोटर लिस्ट है या फिर जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जो आपकी इनएक्यूरेसी है उसको दूर किया जा सके। तो इनएक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि जिस पर्सन का समझ लीजिए डेथ हो गया, वोटर लिस्ट में नाम है, या फिर किसी ने स्टेट चेंज कर लिया, दूसरे स्टेट में एनरोल हो गया, उसका नाम है, तो वो सभी चीज़ों को एडजस्ट करना, मतलब प्रॉपर जितने आपके वोटर्स हैं उनके नाम ही सिर्फ रहना, ताकि आपकी क्या की जा सके, जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन की जा सके। अगर इलेक्टोरल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है तो इससे क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा क्रेडिबल बनता है। तो अभी जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो ऑल इंडिया में इसको कैरीड आउट करना है इन फ्यूचर, तो इसमें आसाम को लेके जो केस है वो आया है कि आसाम में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया जाना सही है या गलत। हाल अभी का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है पूरे देश के लिए, तो उसमें ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसको एसआईआर को कंडक्ट कराती है, उन्होंने एक बार के लिए आसाम को इस एम्बिट से बाहर रखा है। तो वही इसमें क्या है, पूरा मुद्दा आ जाता है। और आपके एसआईआर के साथ जो हमारा आसाम का आसाम अकॉर्ड है या फिर एनआरसी का प्रोसेस है, वो सभी चीज़ें हम इसमें थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक क्या है आपका, दी एसआईआर इज अ बैकडोर एनआरसी। तो हाँ, अभी तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने ये अनाउंस किया है कि आपका नेशन वाइड एसआईआर किया जाएगा, लेकिन आसाम के लिए अभी तक क्लियर नहीं किया है। अभी के लिए आसाम के लिए होल्ड में है, नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो एनआरसी है नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, जो आसाम में स्पेशली आपका रजिस्ट्रार जो है वो हाल ही में इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ। 2019 में ये इसका जो फाइनल प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी इसमें अगर आसाम में एनआरसी है ऑलरेडी और फिर से अगर एसआईआर कराती है, तो इससे क्या है, एनआरसी और एसआईआर जो है दोनों कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि एसआईआर से भी ऊपर है एनआरसी। क्योंकि एनआरसी आपका क्या कर रहा है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन, कि जो सिटीजन है नेशन के उसको आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और जो आपके इलीगल माइग्रेंट्स है उनके नाम को हटा रहा है। तो अभी जो एनआरसी है उसका काम ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो ईसीआई है लैक्स ज्यूरिसडिक्शन, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपका सिटीजनशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डिटरमाइन सिटीजनशिप। ये दूसरा इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो दिया गया है कि द ऑथर कंटेंट्स दैट द ईसीआई इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 टू डिटरमाइन अ पर्सन्स सिटीजनशिप। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, उस रिवीजन में आपके लोगों का सिटीजनशिप को निर्धारण नहीं करना है, उसमें बस यही निर्धारण करना है कि कौन आपका एलिजिबल वोटर है या नहीं है।
एज पर एज, एज पर डॉक्यूमेंट्स। सिटीजन है या नहीं है वो डिसाइड करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है, डिफरेंट जो एजेंसीज है उनका है। कॉन्ट्राडिक्शन इन ईसीआई स्टैंड्स ऑन असम। तो जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है रिगार्डिंग असम, कि द ईसीआई स्टेटेड द सेकेंड फेज ऑफ एसआईआर। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के बाद सेकेंड फेज ऑफ एसआईआर के बारे में कहा है, वो अभी अप्लाई नहीं होगा असम के ऊपर, क्योंकि अभी जो असम का पोल है वो होने ही वाला है अप्रैल, मार्च अप्रैल में, तो इसीलिए असम में ये कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कंडक्ट करवाया जाता है तो ये एनआरसी के साथ क्या करेगा, क्लैश करेगा। और एनआरसी का जो प्रोसेस है वो अभी भी पूरा क्या है, 100% पूरा नहीं हुआ है। इसमें जो आपके लगभग 20 लाख लोगों का नाम नहीं आया है एनआरसी में, तो इन 20 लाख लोगों को क्या करना है, आपका जो इनका सिटीजनशिप में नाम नहीं आया या फिर एनआरसी में नाम नहीं आया, तो उनको नोटिस भेजना है। उसके बाद उसका जो हियरिंग है वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में होने वाला है, और जिनको आपका नाम आया है उनको आपका रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, या फिर कोई भी जो एक्नॉलेजमेंट है वो देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अगर देखें तो द एनआरसी मस्ट बी द प्राइमरी सोर्स। तो अगर इस इन फ्यूचर आपका इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आसाम में किया जाता है तो उसको किया जाना है ऑन द बेसिस ऑफ एनआरसी, जो एनआरसी ऑलरेडी 2019 अगस्त 31 2019 में कंप्लीट हो चुका है। और ये इसको प्राइम बेस बना के जो सिटीजनशिप है उसको निर्धारण करना है, और उस हिसाब से जो है वोटर लिस्ट में नाम को प्लस माइनस करना है, क्योंकि इसमें जो एनआरसी है इसमें मैसिव एक्सपेंसेस हुआ है, लगभग 1600 करोड़ तक का जो एक्सपेंसेस है वो हुआ है, लगभग 52,000 ऑफिशियल्स इसमें बिजी रहे हैं। तो अगेन अगर आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो अगर सेपरेटली किया जाता है तो इसमें मुद्दा यही है कि उसको सेपरेटली नहीं करना है, उसको एनआरसी के तहत करना है। अगर सेपरेटली करते हैं तो उससे क्या है, जो इतने पैसे ऑलरेडी बर्बाद हुए हैं, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा है वो पूरा हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके। और एक अगर पैरेलल प्रोसेस रखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सेपरेटली होगा, एनआरसी के हिसाब से हम नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, ए पैरेलल जो प्रोसेस होगा इट विल डुप्लीकेट दी एनआरसी और अंडरमाइन दी एनआरसी। तो वो जो करना सही नहीं होगा, क्योंकि जो एनआरसी है वो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में हुआ है। तो और प्लस इसमें एक दूसरी बात ये भी है कि आसाम का जो लीगल स्टेटस है वो यूनिक है। यूनिक मतलब क्यों है, बिकॉज ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो ये जो सेक्शन 6A है ये कब इंसर्ट किया गया, जब आसाम एकॉर्ड साइन हुआ, क्योंकि 1979 से लेके 1985 तक 6 इयर्स लॉन्ग आसाम मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद 15 अगस्त 1985 को आसाम एकॉर्ड को साइन किया गया, और उसी आसाम एकॉर्ड के तहत इस चीज को मेंशन किया गया कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाते हुए आपका जो आसाम के जो सिटीजन्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो इलीगली जो सिटीजनशिप एक्वायर किए हैं या फिर इलीगली जो बांग्लादेश से आसाम में एंटर किए हैं उनको बाहर निकालना होगा। तो उसमें क्या है, सेक्शन 6A के तहत जो सिटीजनशिप का पूरा मामला है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपका क्या है मैं बता देता हूं कि सेक्शन 6A के तहत ये कहा गया कि जो 1971 है वो बेस ईयर रहेगा 23 मार्च। तो 23 मार्च 1971 से पहले जो व्यक्ति आए हैं वो चाहे के बांग्लादेश से हो या कहीं से भी हो, उनको आसाम में सिटीजनशिप मिल जाएगा, मतलब इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। आसाम में वो वोटर की तरह रजिस्टर करवा सकेंगे टिल 1971 तक, 24 मार्च तक, 23 मिडनाइट तक। उसके बाद जो रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, आसाम में सिटीजनशिप या फिर इंडिया का सिटीजनशिप उनको नहीं मिलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको कंटिन्यूअसली डिटेक्ट करना होगा, मॉनिटर करना होगा और देश से उनको रिमूव करना होगा, क्योंकि आसाम जो है वो आपके बहुत पहले से ही जो इलीगल इमिग्रेशन का बंट है वो फील करते आया है, जिसके वजह से क्या है, आसाम में आपके पॉलिटिकल सिनेरियो इनस्टेबल हो गई है। आसाम का जो इकोनॉमी है, कल्चर है, इसके ऊपर एक इंक्रोचमेंट हम देख सकते हैं बाय द इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इसीलिए क्या है, जो सेक्शन 6A है उसके हिसाब से आसाम में जो चीजें हैं, जो भी आपके सिटीजनशिप रिगार्डिंग चीजें हैं उसको कंसीडर करना जरूरी है। तो सिटीजनशिप एक्ट क्या है 1955, इसके तहत आपके सिटीजनशिप को एक्वायर करना, सिटीजनशिप को लूज करने का क्या आपका मेथड रहेगा, वो सभी चीजें इसमें मेंशन की है। वैसे तो सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल
5 से लेके 11 तक मेंशन किया हुआ है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं है कि कौन से ग्राउंड में सिटीजनशिप मिलेगा और लूज किया जाएगा। तो उसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और समय समय पे उसको अमेंड कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 उसको आपका एनेक्ट किया गया और समय समय पे उसको आपका अमेंड किया जाता आया है। तो 2019 में इसको लास्ट टाइम अमेंड किया था, जो CAA हमने देखा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसमें ये कहा गया कि 3 देशों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 6 जो कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा इंडिया में। तो इससे क्या है, आसाम में जो है उनको ज़्यादातर इमिग्रेंट्स आसाम में है, स्पेशली बांग्लादेश से, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा ये 6 कम्युनिटी के। तो इससे क्या है, आसाम में अगर देखें स्पेशली तो ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑलरेडी जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है वो आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इससे क्या है, आप देख सकते हैं कि लोकल लेवल पे एक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टेबिलिटी है वो देख सकते हैं। इकोनॉमिक जो आपका डाउनटर्न है, डाउनटर्न मतलब स्पेशली जो रिसोर्स का क्रंचेस है वो हम देख सकते हैं। तो जो सेक्शन 6A है उसको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपका अफेल्ट भी किया है। तो ये जो 6A है क्यों आया, बिकॉज ऑफ आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985। तो ध्यान रखिएगा आसाम अकॉर्ड कब हुआ, कैसे हुआ, इसके तहत सेक्शन 6A क्या है, तो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। कट ऑफ डेट मार्च 24 है। ओके, ये मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, हाँ 23 मिडनाइट है या 24 मिडनाइट है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फाइनल पब्लिकेशन ऑफ जो एनआरसी है वो हो चुका है, जिसमें 20 लाख लोग जो है एक्सक्लूड हो गए हैं। तो अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर इन फ्यूचर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, तो जो SIR होगा उसको एनआरसी के तहत बनाना जरूरी है, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी 6A को अफेल्ड किया है। तो अभी जो चैलेंज है इन फ्यूचर अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, एक डॉक्यूमेंट्री या फिर प्रोसीड्यूरल हर्डल जो है वो हम देख सकते हैं, फिर एक ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 19 लाख पॉपुलेशन जो है वो आपके स्ट्रेस में है, बिकॉज वो स्टेटलेसनेस का जो फियर है वो उनके अंदर है, फैमिली सेपरेशन का डर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम देख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक बर्डन अगर देखें तो ऑलरेडी एनआरसी में 1600 करोड़ जो पैसे हैं वो हम खर्च कर चुके हैं, और 52,000 जो ऑफिशियल्स है ऑलरेडी उन्होंने अपना एफर्ट दिया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर आता है तो उसमें फिर से क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो डर है वो रहेगा ही, कि आपका एक्यूजेशन रहेगा कि ये जो प्रोसेस है मुस्लिम के अगेंस्ट बायस है, तो इससे क्या है, फिर से कम्युनल टेंशन जो है आगे बढ़ सकता है। फिर लीगल एंड इम्प्लीमेंटेशन हम गैप देख सकते हैं। तो जो हमारे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है वो काफ़ी जो ओपेक है, स्लो है, नॉन फंक्शनल है, तो ये एक प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो ऑलरेडी एनआरसी में पेंडिंग केसेस है उनको सॉल्व करना ज़रूरी है। वो अगर हम क्लियर नहीं करते हैं और उसके बिना क्लियर किए हम अगर SIR बनाते हैं तो उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है वो चीज़ें क्या होंगी, आपकी अंडरमाइन हो जाएगी, जो सही नहीं है। ओके, फिर डेटा प्राइवेसी और एक्यूरेसी का भी एक कंसर्न जो है वो हम देख सकते हैं, कि जो डेटा है वो आपका किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, या फिर उसको आपके वोटर प्रोफाइलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ इसमें कंसर्न रहेंगे। फिर जो पोस्ट एक्सक्लूशन मैनेजमेंट है, कि जो एक्सक्लूड हो जाएंगे जो व्यक्ति, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उनके बारे में कैसे हियरिंग लिया जाएगा अंडर दिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन क्या है, कि तो 1951 में पहला आपका जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन है वो बनाया गया, और 1971 बेस बनाते हुए आसाम में हाल ही में आपका एनआरसी को कंक्लूड किया गया। आसाम अकॉर्ड ऑलरेडी मैंने बोला इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में जो एजिटेशन हुआ था, उसके बाद आपकी जो आंसू थी और एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 1985 में आपका आसाम अकॉर्ड साइन किया। तो आसाम अकॉर्ड क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है बिटवीन असमीज पॉपुलेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो जिसमें ये चीज़ें कही गई है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको डिटेक्ट करके उनको बाहर निकाला जाएगा, और जो इलीगल इमिग्रेंट्स आपके 1971 से पहले आए हैं 24 मार्च, उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा एक समय के बाद।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी मैंने बताया कि 1955 के एक्ट को 2019 में अमेंड किया, जिसमें 3 देशों के 6 जो कम्युनिटी के लोग हैं, रिलीजियस कम्युनिटी के, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ओके फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। 1964 के ऑर्डर के हिसाब से इसको असम में बनाया गया है, ताकि जो सिटीजन है उनका स्टेटस को ये आपका परख सके, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको उसमें आपकी लीगैलिटी को देख सके। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो ECI पीरियोडिक इलेक्टोरल रोल को अपडेट करती है, वो आसाम अकॉर्ड का जो क्लॉज 6 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्या प्रॉमिस करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एसएमएस कल्चर, सोशल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। फिर डी वोटर क्या है? जो डाउटफुल वोटर है। तो अभी ये डाउटफुल वोटर का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो आपके इलेक्टोरल रोल के अंदर उनका नाम आ गया। तो इससे क्या है, अगर डाउटफुल वोटर इलेक्टोरल रोल में रहेंगे तो इससे नुकसान किसका है? हमारे देश की डेमोक्रेसी का है, कि जो हमारे देश के ही नहीं है, जो हमारे देश को ही नहीं समझ पाते हैं, जो इलीगली एंटर किया या फिर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से आपके एंट्री हुआ, तो उस तरीके के जो वोटर्स रहेंगे उनको इसमें डी वोटर कहा गया है। तो जिनके ऊपर जो सस्पेक्टेड है तो इनको वोटिंग से बाहर किया जाएगा। उसके बाद इनके ऊपर जो आपकी ट्रायल है, सुनवाई है, वो होगी, और उसके बाद अगर प्रूफ होता है इंडियन सिटीजन तो कंटिन्यू रहेगा, और नहीं होते हैं तो नाम जो है वो काट दिया जाएगा। बाकी ऑलरेडी हमने ये सभी चीज़ें देखी है, तो उसमें आप सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। प्लस अगर आप जो बेसिक्स है पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, सोसाइटी का, तो उसके लिए आप NCERTs को कवर कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? NRC का जो प्राइमेसी है उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि NRC ऑलरेडी इतने पैसे खर्च करके अगर बनाए हैं, तो जो इलेक्टोरल रोल है उसके साथ NRC को हार्मोनाइज करना जो है वो हमारा सेकेंड पॉइंट में रहेगा। फिर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको ही ये जो आपका डिसीजन है वो लेने दिया जाना चाहिए। जैसे अभी NRC के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ECI नहीं है। नो डाउट ECI स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए कॉम्पिटेंट है, लेकिन असम में ऑलरेडी NRC हो चुका है, तो जो भी SIR बनेगा वो आपके NRC के बेसिस में बनना चाहिए। और बाकी NRC लिस्ट को लेके फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके जो लीगल आपकी क्लैरिटी नहीं है, उसके क्लैरिटी के लिए कोर्ट से हम क्लैरिटी मांग सकते हैं। ओके जस्ट अ मिनट। तो चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो जो इसमें ओवरऑल आइडिया है वो है कल्चरल नेशनलिज्म का। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल नेशनलिज्म होता है, जियोग्राफिकल नेशनलिज्म हो सकता है, उसी तरीके से क्या होता है कल्चरल नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है? नेशनलिज्म दर्शाता है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि एक जो सेंस ऑफ आपका जो शेयर्ड कल्चर होता है उसी को कहा जाता है नेशनलिज्म। तो उसी में अगर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अगर पॉलिटिकल राइट्स के हिसाब से हो, फॉर एग्जांपल हमने जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा सभी भारतीयों ने, तो वो हमारा क्या था? सेंस ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म था। उसमें हमने नेशनलिज्म के तहत एक यूनिटी जो फील की थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट चाहिए, हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो था पॉलिटिकल नेशनलिज्म। या फिर जो आज हमारे देश के लिए जो हमारा प्रेम है, या फिर देश के लिए जो कर मरने की जो हमारी मन की इच्छा होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म हमारे अंदर है। फिर कल्चर को लेके जब हम अपना प्राइड जो फील है वो फील करते हैं, कल्चरली जब हम एक नेशन की तरह फील करते हैं, उसी को कहा जाता है कल्चरल नेशनलिज्म। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो इंडिया का कल्चरल नेशनलिज्म है वो आपकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है, कि जो हमारा डाइवर्स कल्चर है उसको हम कहीं ना कहीं लिंक कर पाते हैं कि उसके अंदर एक यूनिटी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हम देखें तो जो कल्चरल सिमिलैरिटीज जो देखी जाती है इंडिया में, तो उसी के वजह से क्या है, जो कल्चर जो एक आपका वननेस आया है उसी को कहा गया है कल्चरल नेशनलिज्म। तो हमारे देश का जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो डाइवर्सिटी के ऊपर बसा हुआ है। तो अभी अगर आप यूरोपियन नेशंस में लेंगे तो जैसे जर्मनी बना, तो जर्मनी क्यों बना? जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे, फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिस पे। तो उनका जो लैंग्विस्टिक होमोजेनिटी था उसके वजह से उनके देश में जो कल्चरल नेशनलिज्म आया, जो कॉन्शियसनेस आई, उसके बाद उन्होंने एक नेशन मांगा और उसी नेशन में उन्होंने जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है उसको फील किया।
तो अभी इसमें अगर देखें जो वंदे मातरम है, जो सॉन्ग ऑफ फ्रीडम है, तो उसके जरिए किस तरीके से कल्चरल नेशनलिज्म जो है वो हमें और सॉलिडिफाई करता है और कंसोलिडेट करता है, उसके बारे में लिखा गया है भाई अमित शाह जी, जो हमारे करंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो नेशनलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट, इसका पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि पास्ट में एपीएससी में पूछा गया था कि जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो नेशनलिज्म था वो किस तरीके का था। तो वो नेशनलिज्म से भी ऊपर रखते थे इंटरनेशनलिज्म को, क्योंकि नेशनलिज्म जब आता है उसमें एक पैरोकियलिज्म रहता है, एक जो मतलब सिर्फ अपने देश को लेके जो कंसर्न होता है वो आती है। और उससे क्या है, अगर ये अल्ट्रा नेशनलिज्म हुआ तो इससे जो घृणा है वो भी आती है। जैसे अल्ट्रा नेशनलिज्म का एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहे तो उसमें हम हिटलर का नाम ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ हिटलर्स अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिसीज और व्यूज और सेंटिमेंट्स जो है, जीव जो आपके लगभग 60 लाख से भी ज्यादा जो जीव है उनको कत्लेआम किया गया था, बिकॉज ऑफ क्या, अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यू। तो नेशनलिज्म सही है, तो नेशनलिज्म से जो पेट्रियोटिज्म आती है वो सही है, लेकिन आपकी अल्ट्रा नेशनलिज्म जो है वो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि नेशनलिज्म सही है लेकिन वो इंटरनेशनलिज्म और ह्यूमैनिज्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें जो मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो वंदे मातरम है एज ए कल्चरल नेशनलिज्म को दर्शाता है, नॉट जियोग्राफिकल। तो अभी जो कल्चर है, अभी आप ध्यान देंगे तो देखिएगा कि आप जैसे हमारे आस पड़ोस के जो देश है उसमें भी हमारे देश के साथ कल्चरल सिमिलैरिटी है। हम जब उन देशों में ट्रैवल करते हैं तो हम एक वननेस फील करते हैं उन पीपल्स के साथ, वहाँ के जो पीपल है उनका खान पान हो या फिर लैंग्वेज हमें समझ में आती है, तो उससे एक क्या है, आपका जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो आ सकता है। और ध्यान रखिएगा, नेशनलिज्म का ये अर्थ नहीं है कि देश के अंदर ही नेशनलिज्म रहेगा, देश के बाहर भी नेशन हो सकता है, नेशनलिज्म का भावना जो है वो आ सकती है। तो आज हमारा जो देश है, नेशन है, उसके अंदर जो पॉपुलेशन है उनके अंदर नेशनलिज्म का धारणा था, इसीलिए हमारा जो देश है वो बना। अभी हमारे जो इंडियंस है जो यूएसए में रहते हैं वो जब मिलते हैं तो उनके बीच भी एक सेंस ऑफ यूनिटी आती है। तो वो है तो दूसरे देश में, उनका वहां पे अपना देश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो लोगों को जोड़ता है। तो उसी तरीके से आपका जो वंदे मातरम जो आपका हमारा नेशनल सॉन्ग है, तो उसका जो वंदे मातरम लाइन है वो हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, नॉट ज्योग्राफिकल नेशनलिज्म। ओके, और ये भारतीय जो संस्कृति है उसको दिखाता है, भारत की कल्चर, मेमोरी, सेक्रीफाइस, वेलर इत्यादि को दिखाता है, एंड द कंसेप्ट ऑफ मदरलैंड को समझाता है। और इसको हम सेक्रेट जो सॉन्ग होता है, स्तुति होती है, उस तरीके से हम इसको चैंट करते हैं। और ये जो आपका वंदे मातरम जो लाइन है, इसने स्वदेशी मूवमेंट हो या फिर डिफरेंट अदर जो मूवमेंट चले हमारे देश में अगेंस्ट दी कॉलोनियल पावर्स, तो उसमें वंदे मातरम ने एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह काम किया ताकि हम स्ट्रगल करके हम देश को आज़ाद करवा सके। इंस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, तो अभी जो हम विकसित भारत बनना चाह रहे हैं भाई 2047, तो उसमें हमें जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है, जो वननेस है विद इन डाइवर्सिटी, उसको हमें नहीं गंवाना है। हमारा जो सिविलाइजेशनल जो सेल्फ बिलीफ है उसको हमें बरकरार रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इकोनॉमिक गोल जो है वो हासिल की लेकिन हम कल्चर में पीछे रह गए, हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया और हम वेस्टर्नाइज हो गए। तो हमें जो डेवलपमेंट होना है वो इंडियन वे में ही हमें डेवलप होना है ताकि हम हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसको बरकरार रख सके। तो इसीलिए क्या है, मेरी माटी मेरा देश जो आपका स्लोगन है बाय दी करंट गवर्नमेंट, तो वो यही दर्शाती है कि हमें मॉडर्नाइजेशन करना है लेकिन हमारी मिट्टी, हमारे देश का जो इथोस है, जो कल्चर है, उसको बरकरार रखते हुए। तो अभी वंदे मातरम के बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहे, इसका हिस्ट्री देखें क्योंकि इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो वंदे मातरम का कंपोजिशन 1817 में हुआ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जो पोएम था वंदे मातरम, और इसका इंक्लूजन हुआ उन्हीं के नोबेल में आनंद मठ में 1882 में। तो इसे जो सन्यासी रिबेलियन था, ड्यूरिंग सन्यासी रिबेलियन 18th सेंचुरी, तो उस समय क्या था, आनंद मठ का जो नोबेल है वो लिखा गया था और इसी नोबेल में आपके वंदे मातरम के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बना है कि आनंद मठ
कौन से रिबेलियन के समय ये लिखा गया था, ड्यूरिंग सन्यासी रिबेलियन। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में, ऑलरेडी पूछी है या फिर इस बार आपको घुमा के ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। फर्स्ट पॉलिटिकल जो रिसाइटेशन है वो हम देख सकते हैं बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने ये सिंग किया था इन कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो। फिर जो स्वदेशी था उसमें रिलाइंग क्राई था ऑफ दी स्वदेशी मूवमेंट वाज वंदे मातरम। तो सभी ने चैंट किया था वंदे मातरम का, और उससे हमने एक जो यूनिटी है वो हमने फील किया था। इंटरनेशनल सिंबोलिज्म में अगर देखें, जो मैडम विकाजी कामा थी, उन्होंने जब आपका जो नेशनल फ्लैग है हमारा अनफ्रूल जब किया था, तो उन्होंने जर्मनी में वंदे मातरम जो है वो इंस्क्राइब किया था इसमें। फिलोसॉफिकल स्टेटस अगर देखें तो सर औरोबिंदो जो घोष साहब है, उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म को फर्दर और एलेबोरेट किया है कि हम कल्चरली जो है काफ़ी एल्डर है, और जो हमारी इथोस है, जो परंपरा है, वो इन फ्यूचर जब वर्ल्ड में कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा तो हमारा जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, वो वर्ल्ड को एक सोल्यूशन देंगी। नेक्स्ट है अगर देखें तो चैलेंजेस में अगर देखें तो रिलीजियस प्लूरलिज्म वर्सेस आइडोल्ट्री। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो कोई भी चीज हो, जैसे सत्यमेव जयते, उसमें एक रिलीजियस कलर दिया जाता है, तो उसी तरीके से क्या है वंदे मातरम में भी एक रिलीजियस कलर दिया जाता है, लेकिन इसको हमें रिलीजियस कलर के बजाय कल्चरल एंगल से देखना जरूरी है। पूरे नेशन को यूनिफाइंग करने में जो आपका इसका योगदान रहा है, उसके हिसाब से इसको देखना जरूरी है। फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो आनंद मत जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया है, लेकिन जो आपकी अदर कम्युनिटी है, उन्होंने इस सॉन्ग को चैंट करने में या फिर इसका स्लोगन देने में बहुतों ने एतराज़ जताया है, तो वो भी एक आपका क्या है चैलेंज हम कह सकते हैं। फिर एक कल्चरल नेशनलिज्म वर्सेस सिविक नेशनलिज्म। तो हमारे देश में क्या है, जब हमारा कल्चरल नेशनलिज्म किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को पकड़ता है और दूसरे ग्रुप को छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, एक डिबेट छिड़ जाता है कि कल्चरल नेशनलिज्म के जगह पे हमें सिविक नेशनलिज्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर एक आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख सकते हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म को एक समय था कि सभी को यूनिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और मॉडर्न समय पे ये देखा जाता है कि इसको एक डिवाइसिव फोर्स के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो वंदे मातरम है लिटरली क्या मीन करता है, आई बो टू दी मदर। देन कल्चरल नेशनलिज्म क्या है, जो आपके कल्चर को एम्फसाइज करता है, कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशंस वगैरह को। स्वदेशी मूवमेंट पता ही है 1905 to 11 तक हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लॉर्ड कर्जन्स बंगाल डिवीजन पॉलिसी। आनंद मत ऑलरेडी बताया, बंकिम चंद्र साहब का 1882 का नॉवल है। विकसित भारत जो है 2047 का, तो ये गोल है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, इनोवेटिव बनना है बाय 2047, और $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है। ओके, तो बाकी डायमेंशंस को आप देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी लिंकेज आप इसमें देख सकते हैं, एनसीईआरटी का कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे, जैसे नेशनलिज्म क्या है, उसको और बेटर समझने के लिए जो हमने यहाँ पे बताया वो काफ़ी है समझने के लिए। फर्दर और अगर आप चाहते हैं कि और क्लियरिटी चाहिए तो आप इन जो एनसीईआरटीज है इनको आप पढ़ सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हमें क्या लिखना है कि हमारा जो हिस्ट्री है, कल्चरल हो, आपका रिलीजियस हिस्ट्री हो, रिलीजियस हार्मोनी वाला हिस्ट्री हो, तो उसको रेस्पेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके वैल्यूज है उनको मेंटेन करना है, इक्वल ऑनर को फोकस करना है इंक्लूसिव सिंबल में। आपके जैसे इंक्लूसिव सिंबल को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रियम्बल हो, नेशनल फ्लैग हो, नेशनल एंथेम हो, ये क्या है आपके इंक्लूसिव सिंबल है जो सभी को आपकी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डीपॉलिटिसाइजेशन करना है। तो डीपॉलिटिसाइजेशन से क्या मतलब होता है कि आपके जो भी हमारा कल्चर है उसमें पॉलिटिकल जो कलर है वो नहीं देना है। उससे क्या है, देश में एक आपकी डिवाइसिव जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है, और इससे नेशन की यूनिटी बिखरती है। और यूनिटी बिखरना मतलब क्या, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होना, सिक्योरिटी चैलेंजेस आना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखना, ये सभी चैलेंजेस हम देख सकते हैं। तो इसी के साथ अभी का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर से मैं डिफरेंट आर्टिकल आपको समझाने की कोशिश करूंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।